सर अब क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, हम ना एक चीज़ बार बार कहते हैं कि मार्केट में कुछ फेजेस आते हैं जिसमें आपको बड़ा पैसा बनता है और कुछ फेजेस आते हैं जिसमें आप सिर्फ पैसा बचाने पर फोकस करते हैं। कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें अगर आप दोनों तरफ की ट्रेड सही टाइम पे ले पाएँ तो आप पैसा बनाते हैं। ये उस तरीके की मार्केट है। इसी मार्केट में पिछले फ्राइडे को हम ब्रेकआउट की बात कर रहे थे। हम 24,350 पर थे। 24,350 से 24,367 एक्चुअली हाई था। 24,350 से 23,850 आने में, यानी कि 500 पॉइंट गिरने में निफ्टी को कुल जमा में 2.5 दिन लगे। 2.5 क्यों? क्योंकि 2 पहले और आज का आधा सेशन, आखिरी के 2 घंटे में तो हम थोड़ी रिकवरी हुए, तो 2.5 दिन लगे हैं मार्केट को। ठीक है, अब हु नोज कि अगले 2.5 दिन में आप वापस 24,300 पर पहुंच जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी रही। पिछले फ्राइडे को किसने सोचा था कि जब हम अगले थर्सडे की बात कर रहे होंगे तब हम 23,800 बचाने की फिर से कोशिश कर रहे होंगे। तब तो ये लग रहा था कि एक ब्रेकआउट आ गया। ये बात आपकी सही है कि बाजार में 3 दिन से पैसा जो है वो बेचकर बन रहा है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, कल सुबह से हमको एक सेंस बन गई थी कि अब हम लोअर एंड टेस्ट करने वाले हैं। जो जिस तरीके से आपने रिजेक्शन दिया था अपर एंड का, 2 दिन में वो कंफर्मेशन हो गया कि वो ब्रेकआउट फेल हुआ। और जब एक ब्रेकआउट फेल हो तो नॉर्मली आप रेंज के लोअर एंड में जाते, दूसरे एंड पे जाते हैं। तो इसके लिए दिक्कत क्या है कि बाजार के पास इस समय कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है खरीदारी के लिए। और बड़े ट्रिगर से मेरा मतलब है, आप बाजार के पहले 5 या 10 बड़े स्टॉक उठा के देख लीजिए। HDFC बैंक से शुरुआत करें। HDFC बैंक लेकर आइए एक बार, रिलायंस लेकर आइए, ICICI बैंक लेकर आइए, TCS लेकर आइए, इन्फोसिस लेकर आइए। इनमें से किसी स्टॉक के पास अभी चलने का ट्रिगर नहीं है। और सबसे डिसअपॉइंटिंग तो है ICICI बैंक। HDFC बैंक को तो आप फिर भी समझ सकते हैं कि एकदम खराब नंबर्स आए थे तो स्टॉक जा रहा था 52 वीक लो पर, वो तो हमारी बात हो गई थी। ICICI बैंक अच्छे नंबर पर भी नहीं चला। ठीक है, SBI, ये सब के सब स्टॉक्स जो हैं, थोड़ा सा अब IT पे मार्केट वापस दांव लेने की कोशिश कर रहा है। TCS चल रहा है लोअर लेवल से। ये नहीं पता मुझे कि ये कितना चलेगा, क्योंकि आज शाम को इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। अगर हाँ, ये एक चीज़ है, इन्फोसिस में ऑलमोस्ट अब हर कोई शॉर्ट साइड पर आ गया है। अगर इन्फोसिस की कमेंट्री हल्के से भी पॉजिटिव आ गई तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो कभी ऐसी चीज़ों को प्रीएम्प्ट करके नहीं जाना चाहता। आज शाम को इन्फोसिस के नंबर्स देख लेंगे, कल सुबह उनकी कमेंट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद ही व्यू लेंगे इसके ऊपर, पहले से कोई व्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोई भी बड़ा इंडेक्स जो है ना वो हमारे लिए अप ट्रेंड में नहीं है, ये हमारी दिक्कत है। और जो पिछले फ्राइडे की रैली हुई थी ना, अब वो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। उससे क्या हुआ था, वो जो लोगों ने बैंकिंग नंबर से पहले बड़ी पोजीशनिंग बना ली थी बैंक्स में, और वो जो 1000 पॉइंट की रैली हो गई थी बैंक निफ्टी में, अगर आप एसेंशियली देखेंगे, आप उस दिन की रैली को हटा देंगे तो उसके बाद बैंक निफ्टी वहाँ से है नीचे, लेकिन वो जो रैली आ गई ना 58,500 तक जो आपको ले गई थी, उसने थोड़ा सा मार्केट में लॉन्ग पोजीशन भर दिए थे। उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है, एक वहाँ पे वो रीज़न है जो हमारे अगेंस्ट है। नतीजे भी मिले जुले ही हैं और कमेंट्री भी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है SRF। अच्छा, SRF कल गिरा, कल एक्सीडेंट ऑफ द डे बना, आज फिर एक्सीडेंट ऑफ द डे बना, और आज तो पूरी की पूरी गिरावट स्क्रीन पर प्ले हुई। कल तो चलिए फिर भी आप कह सकते हैं कि पहले से वीक था, आज तो खुला फ्लैट, और उसके बाद 2 दिन में 8-10% गिरा। लेकिन एक बात बताऊं मैं, इन सब का सार जो है ना, इन सब का सार वो है कच्चा तेल। एट द एंड ऑफ द डे, एक कहते हैं ना रीज़न, एक होता है कॉज, एक होता है कोरिलेशन, अल्टीमेटली इट ऑल बॉयज डाउन टू ब्रेंट क्रूड। यही ब्रेंट क्रूड अगर 70 पे आ जाएगा ना, यही हमको ट्रिगर मिल जाएंगे सारे के सारे स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव। तब HDFC बैंक भी भागेगा खराब नंबर पर, ICICI बैंक भी रिवॉर्ड करेगा नंबर्स पर, बाकी सारी चीज़ों पर भी मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। इशू क्या होता है, जब आपके अगेंस्ट एक इतना बड़ा मैक्रो खड़ा हो ना, नहीं, हम जब स्टूडेंट्स थे ना इकोनॉमिक्स के, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने दोनों चीज़ें पढ़ी थी। मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन हमारे प्रोफेसर कहते थे कि मैक्रो की हमेशा ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। मैं मैक्रो की बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो वर्सेस माइक्रो, मतलब माइक्रो मतलब जैसे इन्फोसिस के नंबर इधर आ गए, HDFC बैंक के नंबर वहाँ आ गए। अब जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ROE की गाइडेंस बढ़ा दी तो वो भाग गया, बंधन बैंक ने ROE की गाइडेंस कम कर दी तो वो गिर गया। ये सब माइक्रो है। मैक्रो क्या है? मैक्रो होता है जो आपका एक पूरा एनवायरनमेंट होता है, जिसमें कि आपका कच्चा तेल हाइस पर है, डॉलर रुपी में इस तरीके का प्रेशर देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड जिस तरीके का वो आपको बता रहा है कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट हाइक का मार्केट को डर है। ये सब चीज़ें मैक्रो होती हैं, और ये एक विशेष साइकिल है, जो इस विशेष साइकिल में मार्केट इस समय फंसा हुआ है। खैर, अब आते हैं वापस माइक्रो पर, निफ्टी की अप्रोच पर आते हैं। निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 23,750 से 23,850 का, ये लास्ट फ्रंटियर है बेसिकली, और रेजिस्टेंस रहेगी 23,950 से 24,050 की। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर आपने बाई चांस, आज एक्सपायरी भी है,
अगर डे हाई निकाल दिया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। बेस केस नहीं है ये, लेकिन यू नेवर नो ऑन एक्सपायरी डे, स्पेशली अगर 23,800 बचा रहे हैं तो। बैंक निफ्टी पर 55,800 से 56,000 यहाँ पर आपका अगला सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस अब रहेगी आपकी 56,700 से लेके करीब करीब 56,900, जो बेसिकली सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, अब वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। देखिए, बाज़ार में जैसा पहले लग रहा था कि इंडियन मार्केट की तरफ से कोई अच्छी खबर आए तो इंडियन मार्केट में बड़ा रेट देखने को मिल सकता है। एक बड़ी रैली भी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है, जो बाज़ार को फिर से 25,000 के ऊपर लेकर जा सकती है। लेकिन ये जो ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव ही बना हुआ है, और ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है यदि कल बाज़ार 23,800 को तोड़ता हुआ नज़र आए तो। धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती हुई ही नज़र आ रही है। जैसा कि पता है कि जो ग्लोबली संकेत है वो नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडियन मार्केट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है और बड़ी गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज भी करीब 126 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, करीब 1% की गिरावट बैंक निफ्टी में होते हुए नज़र आई है। तो आगे आने वाले दिनों के लिए भी संकट टला नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है धीरे धीरे नेगेटिव इसलिए हो रही है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से $100 के लगभग अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि इसी प्रकार से क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिली तो चीज़ें अपने हाथ से बाहर जाती हुई नज़र आएगी, और रुपया भी और ज़्यादा ज़बरदस्त गिरावट के साथ गिरता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे बड़ा संकट इंडियन मार्केट के लिए यहीं से दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में भी चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से जो लक्ष्मण रेखा है वो टूटते टूटते आज बची है 23,800, जहाँ से आज बाज़ार में फिर से रिकवरी थोड़ी बहुत दिखाई दी है। वही लेवल है जो बाज़ार के लिए खतरा बन सकता है, और कल हो सकता है कि बाज़ार गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर आए, फिर से 23,800 के ऊपर आने की कोशिश करे। लेकिन यदि फिर से नीचे जाता है तो दिक्कतें बहुत बड़ी होती हुई इंडियन मार्केट के लिए नज़र आ सकती है, जो बाज़ार को 23,500 और 23,000 तक जल्द ही लेकर जा सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। फिलहाल देखें तो एफआईज की तरफ से भी वो संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं से रिकवरी दिखाई दे सकती है। धीरे धीरे एफआईज भी सेलिंग की तरफ फिर से बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं सुधर सकती है यदि इंडियन मार्केट की तरफ से पॉजिटिविटी बढ़ती है, या संकेत आते हैं कहीं ना कहीं से कि इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेज डाउन होते हुए नज़र आए हैं, तो चीज़ें सुधर सकती हैं, वरना दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से यूं ही दिखाई दे सकती है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किन स्तरों पर बाज़ार रुकता हुआ नज़र आता है। जब तक बाज़ार अब फिर से 24,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, दिक्कतें ऐसे ही इंडियन मार्केट की तरफ से बनती हुई नज़र आ सकती है। बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 56,500 के ऊपर है, लेकिन 56,500 टूटते ही सीधा 56,200 और 56,000 के लेवल आपको फिर से आसानी से दिखाई दे सकते हैं। जब तक 56,800 के ऊपर बाज़ार नहीं जाएगा तब तक दिक्कतें यूँ ही आपको नज़र आ सकती है। तो बाज़ार में निश्चित ही चिंता का विषय तो है, यदि ये नीचे के लेवल टूटते हैं तो दिक्कतें बड़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।